टेलीस्कोप के नाम से पता चलता है, टेली मीन्स डिस्टेंट, स्कोप देखना, एक ऐसा डिवाइस जो दूर की चीजों को देखने के काम में आती है, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था? लेंस के पास में, यानी हमारी अप्रोच में है, हमारे हाथ में है। लेकिन टेलीस्कोप से हम किसको देखते हैं? स्टार को, जो हमारे क्लोज नहीं है, उधर फार अवे। उसको स्टार को देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप। स्टार को देखने के लिए जो टेलीस्कोप यूज करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है? उसमें एक्चुअली हम सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास वो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। वो हमको क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, बड़ा करके दिखाता है। तो हाँ, एक चीज मैं माइक्रोस्कोप में भी भूल गया, इसमें भी वो ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखते हैं, मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? इतनी सी जगह से 1000 रेज निकल कर आ रही है, 1000, तो इसकी कुछ चमक होगी, कुछ ब्राइटनेस होगी। अब इसी को हमने इतना बड़ा दिया 100 टाइम्स, लेकिन रेज 1000 ही रखी, तो 1000 रेज अब दूर से आएंगी, तो ये जगह हमको कैसी दिखेगी? दिस विल बी डार्कर। इसी तरह से अगर हमने वो 1000 इमेज सिर्फ यहां से निकाली, 1000 रेज, तो ये टॉर्च जैसे चमकेगा। तो लाइट की क्वांटिटी, लाइट की एनर्जी छोटे एरिया से आप निकालिए तो ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। तो इंटेंसिटी के लिए हम क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू एनर्जी, लाइट एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। अगर हमारे पास लाइट एनर्जी 1000 है, छोटे एरिया से निकालिए, चमकेगा, और उसी को बड़ा एरिया कर दीजिए तो डार्क हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में हमने इमेज को 20 गुना बड़ा कर दिया, तो उसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? 20 गुना कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि वैसे तो हमको चीज बड़ी साफ साफ दिखती है, और जब बड़ा करते हैं तो काली हो जाती है, क्लियर नहीं दिखती है, डार्क दिखती है। दैट इज नेचुरल, क्योंकि हम बड़ा कर रहे हैं, इसलिए उसमें से पर यूनिट एरिया जो लाइट आ रही है वो कम हो गई, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसका इलाज क्या है? तो आंसर है, माइक्रोस्कोप में इलाज हमारे हाथ में है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास है, हमारी अप्रोच में है। तो हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल लाइट, पेरिस्ट्रो लाइट दे सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप लाइट फिटेड भी आते हैं, तो जहां पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके ऊपर लाइट है। स्कूल में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बायो में, तो टीचर्स कहते हैं कि माइक्रोस्कोप को खिड़की के पास ले जाइए, तो उससे क्या होगा? उससे ज्यादा लाइट आएगी और ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखेगा। इस तरह से हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें मैग्नीफाई करना है। तो अर्थ पर, ग्राउंड पर, हमारी लैब में जो चीजें होती हैं, उसको आर्टिफिशियल लाइट देना पॉसिबल है, हम लाइट लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी स्टार को देख रहे हैं, द स्टार विच इज फार अवे, उसको देखने के लिए हमने उसकी इमेज बनाई, और इमेज को देखने के लिए, इमेज बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाते हैं इमेज? पैरेलल रेज आ रही है, उसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रख दो, तो वो सब कन्वर्ज होकर कहां चली जाएगी? फोकस पे, इमेज बन गई। फोकस पे एक पेपर रख दो, एक पर्दा रख दो, उस पर इमेज आ गई। अब उस इमेज को हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो बड़ा करने के लिए हमारे पास क्या मशीन है? कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा कॉन्वेक्स लेंस सामने रखो, बड़ी होती दिखेगी, बन गया टेलीस्कोप। यही होता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप पहला काम क्या करता है कि पैरेलल रेज जो आ रही है उसको इकट्ठा करके इमेज बना देता है। उसके बाद हम एक और लेंस यूज करते हैं, वो उस इमेज को बड़ा करके हमको दिखाता है। बस
रेजिस्टेंस, इसी की सेटिंग कर लेते हैं। ओके, तो जब हम इसकी सेटिंग करेंगे, देखिए ये एक लेंस है, इसमें स्टार से रेज आ रही है, पैरेलल रेज सब कहां इकट्ठी होती हैं? फोकस पे, तो सब इसके फोकस पर इकट्ठी होंगी। लेकिन जानबूझकर हमने इन रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं दिया है, सो दैट वी कैन फॉर्म द इमेज। ओके, तो यहां पर इमेज कहां बनती है? तो ये सब के सब, ये इसकी फोकल लेंथ है, सपोज एफ। देखिए ये जो फोकल लेंथ है, इस फोकल लेंथ पर इसके नॉर्मल, अगर आप एक पेपर ऐसा रख दें, ये प्लेन शीट है यहाँ पे रखी हुई, इस प्लेन को हम बोलेंगे फोकल प्लेन। क्या कहेंगे? दिस इज फोकस, दिस इज ए पॉइंट। ये पॉइंट कहाँ होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर एक प्लेन बना दें, उसका हर पॉइंट कैसा है? फोकस जैसा डिस्टेंस पर है, उस प्लेन को बोलेंगे फोकल प्लेन। तो जो रेज इसके पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो किस पॉइंट पर मिलती हैं? फोकस पर। लेकिन जो पैरेलल तो आ रही हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। जैसे ये है, ये सब आपस में पैरेलल है, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये सब कहां मिलेंगी? फोकस पे मिलना चाहिए, पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती ऐसे, तो ये सब कहां जाकर मिलती? ये इस फोकस पर मिलती। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस यही है, सभी रेज को हमने ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो अब ये यहां जाकर मिलेंगी, इसके नीचे, ये इसके नीचे यहां आकर, तो वो पॉइंट कहां है? उसी प्लेन में। तो इसके लिए सिंपल हम याद रख लेते हैं, ऑल द पैरेलल रेज मीट एट ए फोकल, एट ए पॉइंट ऑन दी फोकल प्लेन। यहां से स्टार से ये सब रेज आई यहां वाली, और ये हमने मान लिया ए बी, ए डैश बी डैश। दिस इज इमेज made by ऑब्जेक्टिव लेंस। इधर स्टार है और ये स्टार की इमेज बनी। आप लोग ऐसा देखते हैं, एक पावर ग्लास को सन के सामने हम रखते हैं, यहाँ हमने पेपर रखा, सब रेज पैरेलल होकर पेपर पे पड़ती हैं, वो हमारी पेंसिल जितना शार्प पॉइंट नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, समझ में आया? तो कुछ ना कुछ तो उसका साइज आएगा। तो ये क्या चीज बनी? इमेज। इस इमेज को अब हम बड़ा करके देख लेते हैं। बड़ा करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास? इसके सामने हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि एक आईपीस रखते हैं। तो यहां पर हम एक आईपीस रख देते हैं। आईपीस रखने के दो तरीके हैं, एक डिस्टिंक्ट विजन के लिए और दूसरा रिलैक्स आइज के लिए। मान लो हमने इसको रिलैक्स आइज के लिए रखा, अगर रिलैक्स आइज के लिए रखा तो ये वाला डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा? फोकल लेंथ ऑफ दी आईपीस। ये वाला डिस्टेंस कितना है? पैरेलल रेज जहां मीट आउट होती है वो वाला डिस्टेंस क्या होता है? फोकल लेंथ। ये किसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के बराबर होती है, और ये एफ। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? FO प्लस FE, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ओके, और यहां पर ये
कैसी इमेज बनाएगा, जैसा हम सेटिंग करेंगे। अभी हमने सेटिंग कैसी की है, सेटिंग फॉर पैरेलल रेज, that is relaxed eyes. ओके, अब हम इसका मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं। यहां देखते हैं एंगल बाय इमेज, एंगल बाय ऑब्जेक्ट कहां है। ये इमेज है इस डायरेक्शन में, तो ये हमारी आई पर कितना एंगल बनाती है। ये इमेज की डायरेक्शन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये वाला एंगल जो बनेगा इसको हम क्या मान सकते हैं, दिस इज एंगल made by the image, angle made by the image, ये इमेज की डायरेक्शन। ओके, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कौन है, स्टार से ये रेज आ रही है। हमारे सेटअप में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्टार की रेज कौन सा एंगल बनाती है, आंसर है ये एंगल बनाती है। So this is angle made by object, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमेज का एंगल, ठीक है। तो we will compare the two। अगर ये थीटा ऑब्जेक्टिव है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, थीटा ऑब्जेक्ट। So angle subtended by image, angle subtended by object, this is theta I upon theta O. This is approximately equal to tangent theta I upon tangent theta O. This is equal to tangent theta I हम यहां से लेते हैं, this is equal to A dash B dash divided by this distance. How much is this distance? FE. A dash B dash upon F divided by, उसके बाद थीटा ऑब्जेक्टिव, इसका टेंजेंट लेंगे, अगेन इट इज A dash B dash upon this distance FO, A dash B dash upon F. This is equal to FO upon F, ठीक है। तो ये आ गया इसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज FO अपॉन F। अब इससे हमको क्या समझ में आता है, ये FO और FE कैसे होने चाहिए।
कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? हाँ, FO should be as large as possible और FE should be as small as possible. ये किसके लिए? टेलीस्कोप के लिए. Now if we ask you, इसमें भी 2 लेंस लग रहे हैं, माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंस लग रहे हैं, तो क्या हम माइक्रोस्कोप को एज ए टेलीस्कोप यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? यस, उसमें हम FO को कैसा रखते हैं? छोटा कि बड़ा? छोटा, क्योंकि वहां FO कहाँ आता है? डिनोमिनेटर. यहां हम FO को क्या रखते हैं? बड़ा, क्योंकि ये कहाँ आता है? न्यूमरेटर. बड़ा FO, बड़ा फोकल लेंथ क्या दिखाता है? कि लेंस ऐसा फ्लैट. फोकल लेंथ कहाँ है? बहुत दूर. और छोटी फोकल लेंस कैसा है? गोल. ये समझ आया? दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज माइक्रोस्कोप एज ए टेलीस्कोप. समझ आया? ये दोनों का डिफरेंस है. दूसरी चीज देखिए, माइक्रोस्कोप में हमने लेंस सामने का कैसा रखा था? छोटा. क्यों? ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है और ऑब्जेक्ट से जितनी लाइट निकलेगी उसको कवर करने के लिए लेंस कैसा चाहिए? छोटा सा चाहिए. यहां पर ये वाला लेंस हम बहुत बड़ा रखते हैं, जितना बड़ा पॉसिबल हो सके उतना बड़ा रखते हैं. क्यों? यहां से यहां. वेरी गुड, बिल्कुल यही बात है. हम क्या चाहते हैं? देखिए, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं. जब भी हम किसी चीज को बड़ा करते हैं उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या होता है? कम हो जाती है. तो स्टार से करोड़ों मील दूर से जो लाइट आ रही है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है और हम उसके ऊपर बल्ब भी नहीं चला सकते कि उस पर लाइट आ सकती. ठीक है? तो जो लाइट आ रही है उसी से ही हमको काम चलाना है, उसी को ही देखना है. अब हम उसको बड़ा करते हैं तो वो इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है, डिम हो जाती है एंड वी आर नॉट एबल टू सी द डिटेल्स. डिटेल उसकी पता नहीं चलती है. इसलिए हम क्या चाहते हैं कि लाइट हमको ज्यादा से ज्यादा मिले. अगर हम इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रखना चाहते हैं तो 1000 रेज की बजाय हम क्या चाहेंगे? 10,000 रेज आए, 10,000 इसी के अंदर. अगर इसमें 10,000 आएगी तो इसकी ब्राइटनेस बहुत हो जाएगी, बहुत चमकेगा. फिर हम बड़ा भी कर देंगे, इतना बड़ा भी कर देंगे तो भी इसकी इंटेंसिटी कम देंगे. समझ आया? इसलिए क्या चीज जरूरी है? ज्यादा लाइट आए. अब ज्यादा लाइट कैसे आएगी? तो आंसर है ये वाला लेंस हम बड़ा रखेंगे. अगर हमने इतना बड़ा लेंस रखा तो लाइट आएगी, इतना बड़ा रखा तो 10 गुना लाइट आएगी. इसलिए ये लेंस का डायमीटर कैसा होना चाहिए? बड़े से बड़ा. इसको क्या कहते हैं? अपर्चर. So aperture of the objective should be as large as possible. तो इसको नोट करिए. Aperture should be as large as possible, so that image is bright enough. ओके, ये अगर ब्राइट रहेगी तो हम इसको क्लियरली देख सकते हैं. इसके बावजूद भी हम लोग बहुत ज्यादा इसमें ब्राइटनेस नहीं ला पाते. एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा हम नहीं देखते. क्यों ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ा लेंस यूज नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है कि जब हम बड़ा लेंस यूज करने जाते हैं तो एक दूसरे तरह के डिफेक्ट इसमें पैदा हो जाते हैं. ये वाला लेंस हमने बड़ा किया कि ज्यादा इंटेंसिटी हम बनाएंगे तो हमको दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं एंड दोज आर डिफेक्ट्स इन दी ग्लास टाइप ऑफ टेलीस्कोप. ये ग्लास का बना हुआ है तो देखिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं.
डिफेक्ट्स इन ग्लास टाइप टेलीस्कोप। ओके, पहला स्फेरिकल एबरेशन। ये एक्चुअली लेंस के डिफेक्ट हैं, हम इसको टेलीस्कोप में पढ़ रहे हैं, लेंस में भी पढ़ाए जाते हैं कि लेंस में किस तरह के डिफेक्ट होते हैं। स्फेरिकल एबरेशन क्या होता है? ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके बीच मटेरियल डाल के हम लेंस बनाते हैं। ये हमारी लेंस बनाने की प्रोसेस है। इसको जब हमने बहुत फाइनली स्टडी किया तो हम क्या देखते हैं कि इस पर अगर ऐसी पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये किनारे किनारे वाली रेज उड़ती हैं और यहां जाकर मिलती है। ये क्या हो गया इसका फोकस? ये वाली रेज को देखिए, ये और ये, यहां पर ये जो कर्वेचर है ये इतनी पावर से इनको नहीं मोड़ पाता है। तो ये कैसे जाती हैं? देखो, ये ऐसे गई और ये वाली यहां से ऐसे गई, ये दोनों यहां। कौन सी? ये जो नजदीक वाली है ये यहां मिली, दूर वाली ज्यादा मुड़ गई, जो कोने के पास है वो यहां मिली, बीच वाली यहां। ये तो स्टार का फोकस, स्टार की इमेज कहां क्लियर बनेगी? यहां, यहां कि यहां? इसमें, इसमें देयर इज ए कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि कुछ यहां मिल रही है, कुछ यहां मिल रही है और कुछ यहां मिल रही है, तीनों जगह बनी। इसको क्या बोलते हैं कि इमेज उसकी ब्लड हो गई, क्योंकि उनमें आपस में फूट पड़ गई। आपस में फूट पड़ गई मतलब सब एक जगह जाकर नहीं मिले, कुछ अलग जगह मिले, कुछ अलग जगह मिले। अब अगर हम यहां स्क्रीन रखते हैं, यहां स्क्रीन रखते हैं यहां पर, तो ये वाली ये क्लियर नहीं मिलती, यहां स्क्रीन रखते हैं तो ये वाली क्लियर नहीं मिलती। इस तरह से हमको एक पॉइंट पर शार्प इमेज नहीं मिलती। दिस इज नोन एज स्फेरिकल एबरेशन। So what is spherical aberration? The parallel rays do not meet at a single point. The rays which are near the corners meet at a closer point. The rays which are near the center meet at a far away point. दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन होता है। और जब स्टार की बात आएगी, then it is more visible. हमको बहुत ही शार्प इमेज चाहिए, नहीं बन पाती। ये स्फेरिकल एबरेशन होता है। ये स्फेरिकल एबरेशन हमारे लेंसेज में भी होता है। हम अपने लेंस में इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? हम इसको इंप्रूव करने के लिए हाथ खड़े कर देते हैं, यानी हम कुछ नहीं कर सकते, हाँ एक चीज कर सकते हैं। ये वाली रेज कहां मिल रही है? यहां पर। ये वाली रेज कहां मिल रही है? यहां पर। दो फोकस हो गए, तो हम क्या करते हैं? यहां और यहां पेपर लगा देते, ये वाली जगह पर पेपर लगा देते। अब जो किनारे किनारे से जाकर ज्यादा मुड़ने वाली रेज थी खत्म हो गई, बीच वाली जाके एक पॉइंट पे मिलेगी, एनर्जी का विशाल। ठीक है, इसलिए लेंस में आप देखेंगे बीच वाला पोर्शन यूज किया जाता है, किनारे किनारे वाला कम यूज किया जाता है। तो ये एक टेम्परेरी मीन है स्फेरिकल को यूज करने का। हमको लेंस भी यूज करना है और एबरेशन नहीं चाहिए। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है दैट इज क्रोमैटिक एबरेशन। Chromatic means related to color. लेंस हमने प्रिज्म में पढ़ा है
कि व्हाइट लाइट जाएगी तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन क्या है, प्रिज्म। तो ये जो व्हाइट लाइट यहां पर आ रही है, ये जब यहां से निकलेगी तो क्या हो जाएगी, इट विल बी डिवाइडेड इनटू कलर्स। तो हमने स्टार को देखा व्हाइट दिखता है और टेलीस्कोप में देखते कलर दिखता है, दैट इज ए डिफेक्ट। ये डिफेक्ट को क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन। So white light is divided into colors, that is a chromatic aberration. White light colors, ये chromatic aberration होता है। ओके, इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है विच इज नोन एज एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। उसमें जो हमारा ये लेंस होता है, इस लेंस को हम 2 लेंस से मिलाकर बनाते हैं। इस तरह से 2 लेंस से मिलाकर बनाते हैं। एक क्राउन ग्लास का होता है और एक फ्लिंट ग्लास का, और इस तरह से बनाया जाता है। ये क्राउन और ये फ्लिंट, एक का एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर, एक का एंगल ऑफ प्रिज्म नीचे। इसमें से जब लाइट जाती है तो क्राउन उसको फैलाता है, फ्लिंट उसको फिर से पैरेलल कर देता है, तो लास्ट में रेज कैसी निकलेंगी, पैरेलल। लेकिन क्राउन और फ्लिंट दोनों का मोड़ने का एंगल अलग अलग रहता है। फ्लिंट ज्यादा मोड़ता है, तो लास्ट में जब ये निकलेगा तो उसमें डेविएशन होता है। डेविएशन क्यों होगा, क्योंकि फ्लिंट ज्यादा मोड़ता है और क्राउन कम मोड़ता है, इसलिए डेविएशन होगा। लेकिन डिस्पर्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्राउन ने जितना वॉयलेट और रेड को अलग किया था, उतना ही फ्लिंट ने उसको उल्टी तरफ ऐसा वापस कर दिया। क्यों उल्टी तरफ वापस कर दिया, क्योंकि इसका बेस ऊपर है, इसका बेस नीचे। तो ये किधर फैलाएगा, नीचे की तरफ, ये किधर फैलाएगा, ऊपर की तरफ। दोनों को एंगल हमने ऐसा सेट किया, हमको फॉर्मूला मालूम है, दोनों का एंगल हमने ऐसा सेट किया कि दोनों का डिस्पर्शन बराबर हो जाए। डिस्पर्शन का फॉर्मूला आपने किया हुआ है, ए यू बी माइनस यू। ये हमने एक दूसरे से उल्टा बराबर दोनों का सेट कर दिया तो डिस्पर्शन खत्म हो गया। इस तरह से हम डिस्पर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हम लोग तो सब चश्मा पहनते हैं, ग्लास का चश्मा, उसमें ये डिस्पर्शन हो सकता है, क्रोमेटिज्म हो सकता है, इसलिए हमारे सब चश्मे जो है एक्रोमेटिक होते हैं। तो ये जितने भी हैं, ग्लास की कीमत उतनी नहीं होती है जितने हम चश्मे की कीमत देते हैं, इसलिए क्योंकि ये स्पेशल ग्लासेस होते हैं और ये 2 ग्लासेस का कॉम्बिनेशन होता है। और ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है, वी कॉल इट एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, जिसमें कलर अलग नहीं होगा और इतनी फाइनली वो जुड़े रहते हैं कि हमको पता भी नहीं लगता कि ये 2 मिले हुए हैं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है हमारा, क्रोमेटिज्म, यानी बड़ा लेंस हम यूज करेंगे तो उसमें लाइट में कलर्स आ जाएंगे यहां और इमेज हमारी कलर्ड हो जाएगी। दीज आर द प्रॉब्लम्स विद लेंस टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो इन प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आंसर है कि हमने इसका डिजाइन ही बदल दिया। हमने अब पूरा डिजाइन बदला एंड नाउ वी यूज रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में देखिए हमारा पर्पस क्या है, बहुत सारी लाइट को इकट्ठा करना। तो हमने एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर लगाया है, बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर आजकल हमारी सबकी छत पे होता है, डिश एंटीना। उस डिश एंटीना में आपने बड़ा वाला डिश एंटीना भी कहीं कहीं देखा होगा, दैट इज रिफ्लेक्टर।
ये जो भी शेप एंटीना होते हैं बिल्कुल वही शेप इसकी होती है और ये स्फेरिकल शेप नहीं होती है। दिस इज पैराबोलिक। यहां पर स्टार से रेज आती है और सब की सब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिल जाती है। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। कौन सी शेप होती है? पैराबोलिक। किसके बदले में? स्फीयर के बदले में। ये स्फेरिकल नहीं होता। कैसा होता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक होने से क्या होता है? फिर से देखिए, पैराबोलिक और स्फेरिकल। स्फेरिकल मैंने आपको बताया था कौन सा एबरेशन होता है इसमें? स्फेरिकल एबरेशन। फोकस अलग अलग होता है। लेकिन अगर ये पैराबोला है तो इसमें जितनी भी रेज आती है, पैरेलल रेज, यहां वाली और नजदीक वाली, ये दूर और ये नजदीक, ये दूर वाली यहां जाकर मिली, नजदीक वाली एग्जैक्टली वहां जाता है। ये पैराबोला की स्पेशलिटी होती है कि यहां पर दूर से आए या नजदीक से आए, सब के सब एक शार्प फोकस पर मिलती हैं। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझ में आया? ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? यस, स्फेरिकल एबरेशन। हमने शेप चेंज कर दी और कौन सी शेप ले ली? पैराबोलिक रिफ्लेक्शन। और पैराबोलिक रिफ्लेक्शन में सभी शार्पली एक जगह पर इकट्ठी होती है। एक चीज। दूसरा बेनिफिट देखिए। दूसरा बेनिफिट क्या हो रहा था? प्रॉब्लम क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन कैसे किसमें करेक्ट कर सकते हैं? ओके, मैं आपको बताता हूं। हाँ, ओके, क्रोमेटिक एबरेशन क्यों होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन किसमें होता है? ग्लास में। यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है? नहीं, यहां तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, ये तो रिफ्लेक्शन है। मिरर से रिफ्लेक्शन है। तो जब रिफ्रैक्शन ही खत्म हो गया तो डिस्पर्शन तो जड़ से कट गया। डिस्पर्शन कब होता था? रिफ्रैक्शन होगा तो डिस्पर्शन होगा। तो यहां पर रिफ्रैक्शन होना ही नहीं है क्योंकि ग्लास है ही नहीं। तो जब ग्लास से बाहर ही नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रहा है तो डिस्पर्शन कैसे? इसलिए वो बाइरूट खत्म हो गया। इसलिए क्रोमेटिक एबरेशन इसमें नहीं होता। तो नो क्रोमेटिक एबरेशन एंड नो स्फेरिकल एबरेशन। इसलिए इसकी इमेज कैसी होगी? शार्प। दूसरी चीज, जब हम लेंस का डायमीटर बढ़ाते हैं, लेंस एक तरह का पत्थर है, स्टोन है, दिस बिकम्स हैवियर हैवियर एंड हैवियर। इतने बड़े पत्थर को आप उठाएंगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत भारी हो जाएगा। तो 1 मीटर का हमने लेंस बनाया, उस लेंस को पकड़ने के लिए उसके चारों तरफ एक लोहे का रिंग बनाया, उस रिंग को एक फ्रेम में लगाया, ये सब मिला के 1 टन वजन होता है। फिर हम उसको स्टार की तरफ फोकस करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट हैंडलिंग। हैंडलिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स वेट। ये डिश एंटीना का वेट लिखा है। डिश एंटीना इज वेरी लाइट, 100 ग्राम भी नहीं होता, और अगर बहुत बड़ा आप बना देंगे 500 ग्राम हो जाएगा। सो लाइट, क्यों? बहुत पतली शीट से बनाते हैं। सो रिफ्लेक्टर इज वेरी लाइट, वेरी इजी टू हैंडल, जिधर मर्जी घुमा लीजिए। इसलिए इसमें हम आपको ये तीसरा कन्वीनियंस भी है। फिर से लेंस टाइप टेलीस्कोप में कौन से 3 प्रॉब्लम होते हैं? स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन, डिफिकल्टी ऑफ हैंडलिंग। इसमें नो स्फेरिकल एबरेशन बिकॉज इट इज पैराबोलिक, द इमेज इज वेरी शार्प, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, सो देयर इज नो क्रोमेटिज्म।
थर्ड, इट इज वेरी लाइट इन वेट एंड कैन बी रिफ्लेक्टेड। अब अगर ये लाइट वेट होता है तो हम इसको बड़ा भी बना सकते हैं, हम चाहे तो इसको 5 मीटर बड़ा बना सकते हैं, हम चाहे तो इस कवरेज में बड़ा बना सकते हैं, बनाते हैं लोग अपनी छत पे बना के रखते हैं साइंटिस्ट, और जब इसको छत पर बनाकर रखते हैं और स्टार से इसमें लाइट आती है, ये ऐसे इधर से लाइट आई, स्टार से आ रही है रे, और यहां पर ऐसे फोकस होती है, यहां फोकस होती है, यहां इमेज बनती है, तो इसके सामने हमको क्या रखना पड़ेगा? अपना मैग्नीफाइंग ग्लास इसके सामने रखना पड़ेगा। अब ये हमने इतना बड़ा बना दिया है कि इसके सामने रखने के लिए ये जगह जमीन से 10 फुट ऊपर है, ये ऐसा 20 फुट का बना दिया, 20 फुट का बना दिया ताकि बहुत सारी रेज आए, बनाना आसान है, बनाया, यहाँ सब रेज इकट्ठी हो गई। अब इस इमेज को देखने के लिए हमको हवा से 10 फुट ऊपर जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? तो न्यूटन ने जब ये पहली बार बनाया था तो उन्होंने एक मचान लगाया, यहाँ मचान लगा के उसके ऊपर चढ़े, वहां जाके उन्होंने अपना फिट किया और फिट करके आईपीस यहां से इसकी इमेज को देखा। दैट वाज अ वेरी क्रूड मेथड। फिर नीचे उनको फिर चढ़ो, तो बाद में इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया कैसिगेरियन ने। कैसिगेरियन ने क्या किया कि यहां पर एक छोटी सी ओपनिंग बनाई इसकी एक्सिस पे, यहां पर ओपनिंग बनाकर यहां एक मिरर लगा दिया, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब ये रे जो है ऐसी आ गई, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके ऐसी आ गई, और जितनी रेज इसमें आ रही थी इसके पैरेलल, ये ऐसे गई ऐसे आई, ये इसके पैरेलल आई, यहां पर गई ऐसे आई, और सब की सब रेज यहां पर। अब इमेज कहां बना? यहां पर। ये रिफ्लेक्शन उसने किससे कर लिया? एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया, सूटेबल फोकल लेंथ कैलकुलेट कर ली ताकि उसका इमेज यहां, और ये जगह ग्राउंड के पास है, अपना आराम से टेबल कुर्सी लगा के देखिए, तो यहां पर आ गया, और यहां पर उन्होंने अपना आई पीस लगाया, और आई पीस लगाकर इसके अंदर से इसकी इमेज देख के स्टडी किया। सो दिस इज नोन एज कैसिगेरियन टाइम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, इसका डायग्राम बना लीजिए, एंड दैट्स ऑल। दिस इज टेलीस्कोप, दैट इज माइक्रोस्कोप। इन दोनों की रिजॉल्विंग पावर जो होती है दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। दोनों की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, उसके इफेक्ट आपने नोट कर लिए हैं, क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिप्लेस नहीं हो सकते हैं।